हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शक्ति का अर्थ। शक्ति का अर्थ यानी शक्ति अंग्रेजी शब्द पावर का हिंदी पर्याय है। लैटिन भाषा के पोटर शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ है योग्य के लिए अर्थात निहित योग्यता। शक्ति की परिभाषा मैकाइवर के अनुसार शक्ति किसी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। देखिए, मैकाइवर ने जो शक्ति की परिभाषा दी उसके अंतर्गत यानी किसी व्यक्ति या प्रशासक के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो अपनी आज्ञा का पालन दूसरों के द्वारा करवाता है या दूसरों से कोई काम करवाया जाता है, तो उसमें इतनी एक शक्ति होती है या पावर होता है जिसको हम मैकाइवर के अनुसार शक्ति मानते हैं। दूसरी परिभाषा दी है ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह ऑर्गेन्स्की की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों, व्यवहारों और विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। अब आगे आते हैं हम शक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में। तो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम शक्ति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, शक्ति प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला है। तीसरी जो शक्ति की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है, यूरोपीय विचारकों में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। फिर चौथा, रॉबर्ट होम्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति के महत्व को स्वीकारा है। आधुनिक काल में शक्ति राजनीति विज्ञान की अवधारणा के रूप में सामने आई है और शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में जो राजनीतिक चिंतक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कैटलिन, लॉसवेल, कैप्लॉन, मॉर्गेनथाउ आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। लॉसवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ को शक्ति की अवधारणा के लिए ही लिखी है और उसमें अपने विचारों के माध्यम से शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेव ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित किया है। अब आगे अपन शक्ति और बल में अंतर समझते हैं कि शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है, शक्ति प्रचंड बल है, यानी शक्ति दिखाई नहीं देती है और बल प्रकट शक्ति होती है। दूसरा, शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। तीसरा अंतर है, शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है और बल एक भौतिक क्षमता है। शक्ति एवं प्रभाव में समानताएं। अब शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं होती है, तो इसमें हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को ताकत प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर भी प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को बढ़ाती है। अब शक्ति और प्रभाव में अपन अंतर समझते हैं। तो पहला अंतर है, शक्ति की प्रकृति दमनात्मक होती है, प्रभाव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है और प्रभाव संबंधात्मक होता है। तीसरा अंतर, शक्ति का प्रयोग इच्छा विरुद्ध भी हो सकता है और प्रभाव सहमति पर आधारित होता है। चौथा अंतर, शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। पांचवा अंतर, शक्ति के अस्तित्व के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है और प्रभाव के अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया शक्ति और प्रभाव में अंतर। अब अपन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं
शक्ति के विभिन्न रूप। वर्तमान में शक्ति के निम्न 3 रूप प्रचलित है। शक्ति 3 प्रकार की होती है। प्रथम राजनीतिक शक्ति, दूसरी आर्थिक शक्ति और तीसरी विचारधारात्मक शक्ति। तो अब कहते हैं पहली शक्ति राजनीतिक शक्ति। अब राजनीतिक शक्ति किसको कहेंगे अपन? तो इसमें अपन लेते हैं सरकार और शासन को प्रभावित करने से समस्त तत्व। सरकार और शासन को प्रभावित करने वाले समस्त तत्व से आशय हो गया पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा आदि से संबंधित शक्ति राजनीतिक शक्ति कहलाती है। इसमें पद हो सकता है या पुरस्कार या प्रतिष्ठा से संबंधित कोई भी जो उसकी ताकत होती है उसको हम राजनीतिक शक्ति कहेंगे। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग शासन के औपचारिक और अनौपचारिक अंगों द्वारा किया जाता है। औपचारिक अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा, और अनौपचारिक अंगों में राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रभावशाली व्यक्तियों आदि द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का दूसरा रूप है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का तात्पर्य है उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर स्वामित्व से है। अब आर्थिक शक्ति उत्पादन के साधन हो सकते हैं धन संपदा और स्वामित्व से, अर्थात जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे, ताकतवर होंगे। मार्क्सवाद का मानना है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने में आर्थिक शक्ति का अहम योगदान होता है, जबकि उदारवाद राजनीतिक शक्ति के निर्धारण में आर्थिक शक्ति की भूमिका कम मानते हैं। और शक्ति का तीसरा रूप है विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति, विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का समूह जिसके आधार पर हम हमारे दृष्टिकोण का विकास करते हैं। विचारधारा लोगों के सोचने और समझने के ढंग को प्रभावित करती है। अलग अलग विचारधारा वाले लोग अलग अलग शासन व्यवस्था को उचित ठहराते हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित है, जिसके आधार पर हम उन देशों में उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि अनेक विचारधाराएं प्रचलित होती है और उन्हीं के अनुसार उन देशों में शासन व्यवस्थाएं होती है। मार्क्सवाद का मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये मार्क्सवाद के सिद्धांत का एक प्रमुख वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अर्थात अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों ही वर्ग आपस में संघर्ष करते आए हैं। फिर दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत की आधारशिला पेरेटो, मॉस्का व मिचेल्स ने रखी है। उन्होंने समाज को 2 भागों में विभाजित किया है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पेरेटो, मॉस्का और मिचेल्स। इसमें 2 वर्ग हो गए, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। और यह विभाजन केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि अनेक अन्य आधारों जैसे कुशलता, किसी में कार्य करने की कोई अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार कुशलता होती है, संगठन या क्षमता, बुद्धिमत्ता आदि के आधार पर भी हम वर्गों का इसमें विभाजन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक शासन व्यवस्था में अपनी योग्यता के आधार पर एक छोटा वर्ग उभर कर सामने आता है जो सामान्य वर्ग पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे राजनेता, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, उद्योगपति आदि। तीसरा सिद्धांत है शक्ति का नारीवादी सिद्धांत। अब नारीवादी सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति का बंटवारा लैंगिक आधार पर किया जाता है। समाज की सारी शक्ति पुरुष के अधीन है, जिसका प्रयोग पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किया जाता है। समानता के सिद्धांत के आधार पर नारीवादी संगठनों ने नारी मुक्ति और नारी स्वाधीनता आंदोलन चलाकर नारी को बराबरी का दर्जा देने की मांग की है। और शक्ति का चौथा और अंतिम सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत से आशय है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में समस्त शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होकर अनेक समूहों में बटी हुई होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन अनेक समूहों के मध्य सतत सौदेबाजी चलती रहती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट डहल ने किया था। शक्ति के बारे में समझने के बाद आगे का बिंदु है
सत्ता, इसके बारे में समझते हैं। तो सत्ता की अवधारणा समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस वाले और एक गुंडे, दोनों में शक्ति निहित होती है। सम विषम परिस्थितियों में हम इन दोनों के दिए गए निर्देशों की पालना करते हैं, परंतु इन आदेशों की पालना में एक विशेष अंतर होता है। वह क्या होता है कि एक पुलिस वाले के आदेश की पालना हम अपनी सहमति से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे विधि या कानून द्वारा आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। जबकि हम एक गुंडे के आदेशों की पालना मात्र जान माल के खोने के भय से हम आज्ञा पालन करते हैं। जब यह डर हट जाता है तो हम उसके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है, यानी क्या सही है और क्या सही नहीं है, तब वह शक्ति सत्ता बन जाती है। तो इस प्रकार सत्ता किसी संस्था, नियम या आदेश का वह गुण है जिसे हम सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों की पालना करते हैं, अर्थात वैध शक्ति ही सत्ता है। तो सत्ता किसको कहते हैं? वैध शक्ति ही सत्ता है। यानी जब हम किसी आदेश को मानते हैं और हम अपने अंतर्मन से उसको वैध मानते हैं, तो उसको स्वेच्छा से हम पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वैध शक्ति को हम क्या कहेंगे? सत्ता। हेनरी फैयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालना कराने की शक्ति है। सत्ता पालन के आधार। सत्ता पालन हम क्यों करते हैं, उसके कौन कौन से आधार हो सकते हैं? तो कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता पालन निम्नलिखित आधारों पर करता है। इसके 4 आधार है। पहला विश्वास, दूसरा एकरूपता, तीसरा लोकहित और चौथा दबाव। तो शक्ति का पालन करने का जो पहला आधार है, जिसको हम विश्वास के नाम से जानते हैं, तो सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है विश्वास। यदि अधीनस्थ को इस बात का विश्वास है कि सत्ताधारी का दिया गया आदेश सही है, तो सत्ता की पालना उतनी ही अधिक सरल हो जाएगी, अन्यथा नहीं होती है। फिर दूसरा जो आधार है एकरूपता का। विचार और आदर्शों की एकरूपता सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि सत्ताधारक व अधीनस्थ के विचारों और आदर्शों में एकरूपता है, तो स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे किसी देश का शासक या राजा जो है, उसके द्वारा जो विचार या उसके जो आदर्श है, और उन आदर्शों को, उनके विचारों को उसके अधीनस्थ जितनी भी जनता उस राज्य में निवास करती है, उनमें एक रूपता होती है, यानी उनको वह उचित मानती है, तो स्वतः ही उसकी आज्ञा का पालन करने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको हम दूसरा शक्ति की, सत्ता की पालना का आधार कहेंगे, जिसको हम एक रूपता कहेंगे। तीसरा लोकहित। तो सत्ता पालन का तीसरा आधार है लोकहित। यदि सरकार लोकहित में कार्य करती है और नियम कानून बनाती है, तो जनता उन कार्यों, नियमों और कानूनों का अनुसरण बेहिचक करती है। जैसे कर जमा कराना। लोग कर इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि इसी कर से सरकार लोकहित के कार्य चलाती है और योजनाएं बनाती है। इसी प्रकार हम यातायात के नियमों का भी पालन करते हैं, क्योंकि इनमें जनता की सुरक्षा का हित छुपा है। और सत्ता पालन का चौथा आधार है दबाव। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं, अर्थात लातू के भूत बातों से नहीं, लातू से ही मानते हैं। तो उनके ऊपर दबाव बनाकर या उनका दमन करके अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं सत्ता के रूप। प्रमुख समाज शास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्नलिखित 3 रूप बताए हैं। वो 3 रूप कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, फिर करिश्माई सत्ता, और तीसरी कानूनी या तर्क संगत सत्ता। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं परंपरागत सत्ता के बारे में, कि परंपरागत सत्ता क्या होती है। तो परंपरागत सत्ता इस प्रकार की सत्ता पालन का आधार समाज में स्थापित परंपराएं होती है, जो व्यक्ति वंश और परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है। सत्ता उसी के पास बनी रहती है
जैसे हम अपने घरों में माता पिता और वृद्धजनों की आज्ञा का पालन परंपरागत सत्ता के आधार पर ही करते हैं। किसी परिवार में परिवार का मुखिया जैसे उसके दादा हो सकते हैं या पिताजी हो सकते हैं। अब वो परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के कारण परंपरागत हमारे समाज में ये माना जाता है कि ये हमारे परिवार का सबसे वरिष्ठतम सदस्य है और उनकी आज्ञा का पालन हमें करना है। तो इस प्रकार की जो सत्ता होगी वो क्या होगी? परंपरागत सत्ता। दूसरी सत्ता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता यानी करिश्मा का मतलब क्या होता है? चमत्कार। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहती है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी आदि। नरेंद्र मोदी ने चमत्कारिक व्यक्तित्व के से प्रभावित होकर जनता ने नोटबंदी जैसी योजना को सफल बनाया था। तो इस प्रकार के जो करिश्माई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं तो उस पर जनता उसके इशारों पे बड़े से बड़ा त्याग करके उसके आदेशों की पालना कर देती है और उसके प्रभाव को वो स्वीकार कर लेती है। तीसरे प्रकार की जो सत्ता होती है उसको हम कानूनी या तर्कसंगत सत्ता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की सत्ता का आधार व्यक्तित्व न होकर पद होता है, अर्थात व्यक्ति जो पद धारण करता है उसमें निहित सत्ता के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अब पद से क्या आशय है? यानी जैसे किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का पद है या किसी राष्ट्र के अंदर राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद है, तो उस राष्ट्र के संविधान में उस पद के लिए जो शक्तियां निर्धारित होती है तो उसके पास उस पद की शक्तियों के कारण लोग उसकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं, उसकी सत्ता स्वतः स्वीकार की जाती है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, प्रधानाचार्य की सत्ता, शिक्षक की सत्ता आदि। जो व्यक्ति कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है और उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक है तो वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता कानूनन सभी में समान है, परंतु नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी आदि प्रधानमंत्रियों ने अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में अत्यधिक सत्ता का प्रयोग किया है क्योंकि इन प्रधानमंत्रियों का व्यक्तित्व चमत्कारिक था। अब हम आगे का बिंदु लेते हैं वैधता। वैधता शब्द लेजिस्मेसी का हिंदी पर्याय है जो लैटिन लेजिसिमस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वैधानिक। वैधता की अवधारणा का इतिहास। अब प्राचीन काल में वैधता किसको माना जाता था, उसका क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय प्राचीन विचारकों ने राजा के शासन को उसके द्वारा किए गए प्रजापालन व जन कल्याण के कार्यों द्वारा वैधता प्रदान की। यूनानी विचारकों में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा, अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासन की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। और मध्यकाल में राज्य के देवी उत्पत्ति सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना है। लोग, होब्स और रूसो ने देवी उत्पत्ति सिद्धांत की जगह लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार माना। फिर आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना है। वैधता उस कारण की ओर संकेत करती है जिसके कारण हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात वैधता वह सहमति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदान की जाती है। वैधता की प्राप्ति के साधन। अब हम सत्ता में शक्ति के साथ वैधता को जोड़ना, जिससे वैधता के साथ यदि शक्ति है तो वो सत्ता प्रभावशाली होती है। अब वैधता के प्राप्ति के साधन क्या है कि क्या उचित है या अनुचित है। तो वैधता प्राप्ति के साधन में मतदान, जनमत ये और संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिसके माध्यम से राज्य वैधता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वैधता प्राप्ति के साधन क्या हो गए?
मतदान हो सकता है, जनमत संग्रह या संचार के साधन या राष्ट्रवाद की भावना आदि वे साधन है जिसके माध्यम से राज्य वैधता प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब शक्ति, सत्ता और वैधता में अंतर संबंध पढ़ते हैं। शक्ति के साथ वैधता जुड़कर सत्ता को अधिक प्रभावशाली बनाती है। शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम जानते हैं कि शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय व खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती, परंतु केवल शक्ति का प्रयोग अधिक प्रभावी नहीं होता। जब यही शक्ति वैधता से जुड़ जाती है तो सत्ता का रूप धारण कर लेती है और इस सत्तात्मक शक्ति को लोग अपनी सहमति से स्वीकार करते हैं। यानी उचित शक्ति का उपयोग करके सत्ता कायम करना। और फिर दूसरा अंतर संबंध है, शक्ति, सत्ता और वैधता परस्पर पूरक होते हैं। शक्ति, सत्ता और वैधता ये तीनों क्या है? परस्पर पूरक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है तो वह शक्ति शासक का अधिकार बन जाती है। क्योंकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है इसलिए नागरिक शासक की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके कर्तव्य उनका कर्तव्य बन जाता है, यानी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और तीसरा अंतर संबंध है इसका, वैधता शक्ति और सत्ता के मध्य कड़ी। वैधता क्या है? शक्ति और सत्ता के मध्य कड़ी का काम करती है। शासक अपनी शक्ति का प्रयोग कर लोगों को बाहरी रूप से नियंत्रित करते हैं, परंतु जब शासक वैध शक्ति का प्रयोग करते हैं तो लोगों के हृदय में शासन करता है, यानी उस शासक में काफ़ी लोकप्रियता स्थापित हो जाती है और उसकी सत्ता बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। केवल शक्ति अधिनायक तंत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि वैध शक्ति अर्थात सत्ता लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार वैधता शक्ति और सत्ता को जोड़ने का कार्य करती है। अब वैधता पर संकट उत्पन्न होता है। देखो, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अपनी वैधता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल जाती है तो उनकी वैधता बनी रहती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप ढल नहीं पाती तो उनकी वैधता का संकट आ जाता है, यानी जनता उनकी आज्ञा का पालन करने में वो विरोध कर सकती है, पालन करने में वो अक्षम हो सकती है, यानी उससे सत्ता का विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय होने पर जिन व्यवस्थाओं में स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, यानी लोकतंत्र की स्थापना कर ली, उनकी वैधता यथावत बनी रही। और साम्यवादी व्यवस्था स्वयं को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल नहीं पाई, तब वर्तमान में इसकी वैधता न के बराबर है। इसी प्रकार जब परंपरागत संस्थाएं व समूह नवीन व्यवस्थाओं और विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी वैधता बनी रहती है, अन्यथा उनकी वैधता में बाधा पहुंचेगी। तो वैधता पे संकट कब उत्पन्न होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी प्राचीन काल में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, कहीं राजा के राजतंत्रात्मक शासन थे और कहीं जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर जब धीरे धीरे लोगों के समझ और सोच में परिवर्तन होने लगे तो उन्होंने लोकतंत्रीय तत्वों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। तो उस लोकतंत्रीय व्यवस्था में जिस प्रकार के नियम होने चाहिए या जनता की जिस प्रकार की मंशाएं होती है, राजतंत्रीय व्यवस्था ने धीरे धीरे उनको उन लोगों के अनुरूप ढालना प्रारंभ कर दिया, तो उनकी वैधता यथावत बनी रह गई। और साम्यवादी व्यवस्था में लोकतंत्रीय गुणों को उनके अनुरूप उन तत्वों को उन्होंने नहीं डाला, तो वर्तमान में उनकी वैधता समाप्त होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से समय के अनुसार वैधता कब स्थापित होगी? जब जिस प्रकार की परिस्थितियां होगी और समय की मांग के अनुसार जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस अनुरूप शासकों को या राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को या राजनीतिक व्यवस्थाओं को उनके अनुरूप ढलना आवश्यक
हो जाता है, तब वो सत्ता वैध बनी रहेगी और उसमें किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो धन्यवाद छात्रों। आज हमने शक्ति, सत्ता और वैधता के संबंध में इसका विस्तृत अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा। और इस राजनीतिक खंड के इसके राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के खंड 1 के जो पार्ट 2 की जो PDF है वो मैंने आपके ग्रुप में भेज रखी है। इसके अलावा आप इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो हमारे विद्यालय के GHSS रायला भीलवाड़ा के नाम से जो YouTube चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप देखिए, ताकि आपको राजनीति विज्ञान के दिन प्रतिदिन आपको समय समय पर रेगुलर चैप्टर वाइज आपको वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप अपना पाठ्यक्रम समय पर पूरे समय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए पूरा कर सकें। धन्यवाद।